हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम एसी करंट को, जो हमने तीन आज सेपरेटली पढ़े थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर कॉइल, अगर उनमें उनको किसी दो को अगर एक साथ कंबाइन कर दें, उससे पास अगर हम कराएं एसी करंट को, तो जो हमारा डायग्राम है वो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमें नहीं पढ़नी है, सिंपल फेजर डायग्राम यूज करना है। तो पहला है हमारा एसी थ्रो आर एंड एल, मतलब रेजिस्टेंस है और इंडक्टर कॉइल है। तो रेजिस्टेंस हम बना देते हैं यहाँ पर और इंडक्टर कॉइल हो गई ये वाली। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा एसी सोर्स हो जाता है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टर हमारा एल हो गया। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बात आती है हम डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम का यूज करेंगे, उसी से हम बताएंगे कि जो सर्किट है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा टोटल। तो भाई दोनों सीरीज में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट होगा हमारा दोनों के लिए वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट हो गया। लेकिन हम वोल्टेज की बात करें तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज तो इसी के अलाउंग हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 आगे होता है, तो वो हो जाएगा VL इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे हमने पहले निकाला था RLC सर्किट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा E, तो E बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट VL² प्लस VR²। और सेम वही जैसा हमने पहले यूज किया था कि V इक्वल टू IR लिख सकते हैं VR के लिए, और VL के लिए अगर लिखना चाहें तो IXL लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम रख दें तो ये हो जाएगी हमारी I² R² प्लस I²XL का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से I कॉमन लेके दूसरी तरफ अगर डिवाइड में ले जाएं तो जो हमारा Z बचेगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा सीधा सीधा R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे ये R² प्लस XL का स्क्वायर बचा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो सर्किट जो हमारी RLC थी, वहाँ से अगर हम XL को रखें और जो हमारा XC आया था, अगर XC की वैल्यू वहाँ पर हम 0 करते हैं तो सेम यही उनको जो वहाँ से वैल्यू बचेगी वो सेम हमारी यही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा Z इम्पीडेंस आया था RLC के लिए वो था हमारा R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें गलती से हम XC की वैल्यू 0 कर दें तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, वेरी इजी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और एक सीधे सिंपली वहाँ पे जो हम अगर XC की वैल्यू वहाँ पे 0 पुट कर दें तो हमें जो दोनों तरफ से वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं हमारा जो फेज एंगल होगा थीटा। अगर आप बुक में देखो, बुक में हो सकता है आपको फाई दे रखा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये डिपेंड करता है। तो जैसे हमने फाई पहले निकाला, थीटा पहले निकाला था, सेम वैसे ही टेन थीटा की वैल्यू VL/VR हो जाएगी। इसी को लिखना चाहें तो IXL अपॉन में IR लिख सकते हैं। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारी, और एक इक्वेशन जो हमारी दूसरी वाली है V, यहाँ से जो बनेगी वो हमारी हो जाएगी XL/R। ठीक है, सिंपली जो हमने पहले निकाला था RLC सर्किट के लिए, ठीक है, टेन थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ RLC, तो वहाँ पे जो हमारा था वो था XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे सीधा क्या किया, अभी XC नहीं है तो इसको हमने 0 पुट कर दिया है, तो सेम हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो एक तरीके से हम कहें तो हम ये बात बता सकते हैं कि अगर हम जो हम RLC पढ़ा है, अगर वहीं से हम कंडीशन अप्लाई कर दें कि XC की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारी जो कंडीशन जो हमने यहाँ पे अभी प्रेजेंटली निकाली है वो इजीली हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये था हमारा R और L। अब इसके बाद बात करें कि अगर बाई चांस R और C हो जाए, ठीक है, AC थ्रो R एंड C। ठीक है, तो R एंड C की बात करें तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा C हो गया, यहाँ पे हम एक AC सोर्स लगा देते हैं, R हो गया, C हो गया। तो डायग्राम बनाए सेम दोबारा से। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम होगी अगेन दोबारा से, क्योंकि दोनों सीरीज में है।
सही बात है, ठीक है। वोल्टेज जो हमारा आर का होगा वो इसके अलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो सी का होगा वो हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, वी सी। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली लाइन को अगर मैं मिटाना चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो नीचे की तरफ आ जाएगा ई, ठीक है। तो ई की जो हमारी वैल्यू होगी सेम वही हो जाएगा कि वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो वी सी का मतलब हो गया आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस और आई का हो गया आई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें जेड मिलेगा वो हो जाएगा सीधा सीधा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो पहली वाली इक्वेशन थी हमारी आर एल सी वाली, अगर उसमें हम एक्स एल को जीरो पुट कर देते हैं तो हमारी जो ये प्रेजेंटली इक्वेशन जो हमने निकाली है इसे हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फाई की बात करें, फाई मतलब फेज डिफरेंस, तो मैं थीटा मान के चलता हूँ तो थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा की जो एक वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी वी सी ओवर वी आर, और इसी को लिख सकता हूँ मैं एक्स सी ओवर आर, ठीक है। ये भी मैं इजीली यहाँ से बता सकता हूँ। अब मुझे दोनों वैल्यू यहाँ से मिल चुकी हैं। इसके बाद ये तो हो गया मेरा मतलब आर के साथ एल हो गया, आर के साथ सी हो गया। अब एक कंडीशन ये भी है कि अगर हम एल के साथ सी को लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, छोटा सा ही है, तो पहले उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड की हम बात करें, जो हमारा ईएमएफ होता है वो होता है हमारा एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर कॉइल से होता है। अब आप कहोगे कि माइनस साइन भी होता है, तो माइनस साइन सिर्फ केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, आप उसे भूल जाइए, ठीक है। तो सीधे सिंपल जो ई होता है वो होता है हमारा एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। अगर हम निकालें पावर, ठीक है, तो पावर हमारी होती है मतलब डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू होती है हमारी, वो हो जाएगी ई इंटू आई, ठीक है। अब बात आती है ई क्या है और आई क्या है। तो ई जो हमने पहले यूज कर रहे थे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो मैं इस ई को बड़े वाले को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली छोटा ई लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ईएमएफ है, ठीक है, आपको याद रहे। तो ये हो जाता है पावर बराबर होता है ई इंटू आई, ठीक है। अब जो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूंगा तो इसका मतलब ये हो गया ई आई टी टी मुझे करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी में स्टोर होता है, ये सार्वभौमिक सत्य ही हम पहले से यूज करते आए हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे ई की वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, और साथ में है आई और इनटू में है टी डी टी, ठीक है। तो एक तरीके से जो डी टी है इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या हो। अब जो हमारे पास बचा मतलब डब्लू का इंटीग्रेशन डब्लू हो गया, ठीक है, वर्क डन हम टोटल डब्लू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एल आई डी आई, और करंट हमारा पहले जीरो है फिर बाद में हम आई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओवर टू, और करंट हमारा जीरो टू आई। तो इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 1/2 एल आई स्क्वायर, ये हमारा वर्क डन हो जाता है, और यही हमारी जो एनर्जी होती है इंडक्टर की उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। इसके लिए जो हमने कैपेसिटेंस के लिए पढ़ा था ऐसे कोई भी अलग फॉर्मूला नहीं है, सिंपल एक ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके लिए हाफ एल आई स्क्वायर ही होता है और कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना, अभी तक भाई हमने जो दो दो पढ़े थे, आर के साथ एल पढ़ लिया, आर के साथ सी पढ़ लिया। बात करें अगर हम एल और सी को दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लगा देते हैं ए सी थ्रो एल एंड सी, ठीक है। एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर, एल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने सी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो गया एल और ये हो गया सी। अब होता क्या है, पहले आपको वो बात याद रखने का, मान लो भाई हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी
एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसे कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के लिए हमने इसको ऐसे लगा दिया। जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं वो हमारा डीसी सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसे कनेक्ट किया तो मान लेते हैं किसी टाइम पे जो हमारा ये था कैपेसिटर ये फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है। जो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इसकी एनर्जी में यू मान लेता हूँ और उसके बाद फिर मैंने इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर कैपेसिटेंस मैं लिख देता हूँ। तो मतलब ये हमारा जो कैपेसिटर था वो फुली चार्ज हो जाता है। अब उसमें होता क्या है, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में जो हमारी एनर्जी स्टोर होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी, ठीक है। और अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब होता ये है कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर पहले वही हमारा फुली चार्ज था तो इसका अंदर वो धीरे धीरे हमारा डिस्चार्ज होगा। तो उससे क्या होगा कि जो ये हमारा इंडक्टर है इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। मतलब इनिशियल एनर्जी हमारी सी की है वो हमारी मैक्सिमम है और जो एनर्जी है हमारी इंडक्टर की वो हमारी जीरो है। फिर हमारी जो ईसी है वो हमारी डिक्रीज होती है, ईएल की वैल्यू बढ़ जाती है और जब तक बढ़ेगी जब तक कि हमारी ईसी की वैल्यू जीरो ना हो जाए और ईएल की वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी इंडक्टर के अंदर चली जाए। अब उसके बाद होता क्या है कि ये फुली डिस्चार्ज हो गया और ये चार्ज हो गया। अब दोबारा से साइकिल रिपीट होती है। जो इसका चार्ज है मतलब एनर्जी है वो हमारी फिर कैपेसिटर में धीरे धीरे स्टोर होती है और जो ईएल की है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारा कैपेसिटर का मैक्सिमम ना हो जाए एनर्जी और जो हमारे इंडक्टर की है वो हमारी जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारी एनर्जी है वो ऑसिलेट करती रहती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ग्राफ है जो बनना चाहिए अगर एनर्जी ऑसिलेट करी तो इस तरीके से मतलब कर्व इस तरीके से बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम रियल लाइफ की तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा ये मतलब एक से एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ डैम्पिंग हो जाती है। डैम्पिंग मतलब सीधा सही है एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है। तो जो हमारा कर्व है जो हमारा मतलब इस तरीके से जो बनना चाहिए था इस तरीके से ना बन के वो फिर कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब हमारा डिके होता रहता है। डिके होने के बाद फाइनली वो हमारा इनफाइनाइट के अप्रोक्सीमेटली जा करके हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये कर्व है वो कर्व हमारा इस तरीके से ये नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये कर्व हमारा बन जाता है और यही होती है हमारी एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। बाकी इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगा अगर मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो वो आई थिंक आपके सिलेबस में है नहीं तो इसलिए मैं उसे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। तो 2 मिनट का टॉपिक है उसको आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। रेजोनेंस मतलब एक कंडीशन होती है जब हमारा करंट है जो वो मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब यही है कि जो इम्पीडेंस हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा आर एल सी सर्किट होती है उसमें जो हमारा जेड निकल के आता है वो होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा मिनिमम कब हो सकता है जेड मिनिमम की वैल्यू। तो जेड मिनिमम हो सकती है हमारी आर, क्योंकि एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल हो जाता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा आर, ठीक है। तो मतलब जेड हमारा हो गया आर के इक्वल और एक्स एल की वैल्यू हो जाती है फिर हमारी एक्स सी के इक्वल। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो एक्स एल का मतलब ओमेगा एल हो गया और ये हो जाता है 1/ओमेगा सी। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1/एल सी और ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 1/√एल सी, ठीक है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जहाँ पे ये हो रहा है तो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओमेगा आर लिख देता हूँ। तो ओमेगा आर है ये होती है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है।
और ओमेगा की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2πf_r लिख सकता हूँ। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 2πf भी होती है, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ से लिख, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एफ आर की, जो हमारी वैल्यू है, जो मतलब फ्रिक्वेंसी मिलेगी रेजोनेटिंग, वो हो जाएगी √2π/L_C, ठीक है। ये हो जाती है हमारी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। ये आपको याद रखनी है। याद क्या रखना, मतलब सीधे सिंपल ये याद रखना है कि जो हमारा इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो डायग्राम तो इस तरीके से बन जाता है। ये हमारा I0 हो गया। फ्रिक्वेंसी के साथ अगर हम बनाना चाहें मेगा के साथ, मतलब एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आएगी कि इसकी वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और जो ये जहाँ पे करंट मैक्सिमम है, ठीक है, इसी पॉइंट पर हमारी ओमेगा आर होती है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जिस फ्रिक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है वो होती है हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल है। 1 या 2 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में। बाकी इसके बाद जो भी टॉपिक है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा क्वालिटी फैक्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें पावर के बारे में, मतलब जो हमारी जितने भी हमने आर एल सी और एक साथ लगा करके सीरीज में कंबाइन करके जो उसमें हम पढ़ा है, अगर उसमें हम पावर कौन निकालेंगे, उसमें पावर कितनी हमारी डिसिपेट हुई है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।